जय हिंद दोस्तों, भागीरथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं मुगल शासक हुमायूं। सबसे पहले पढ़ते हैं मुगल शासक हुमायूं का परिचय। हुमायूं का पूरा नाम मित्रों नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये हुमायूं का पूरा नाम है। यानी पूरा नाम, पिता का नाम बाबर, माता का नाम महाम बेगम, जन्म 6 मई 1508 ईस्वी में। जन्म स्थान मित्रों काबुल। हुमायूं, अगर हम इसकी टाइम पीरियड की बात करें मित्रों तो 1530 से 40 और फिर 1555 से 56 ईस्वी। दिल्ली का एकमात्र मुगल शासक हुमायूं, जिनका टाइम पीरियड दो भागों में मिलेगा आपको, 1530 से 40 और 1555 से 56 ईस्वी तक। क्योंकि 15 साल बीच में मुगल शासक हुमायूं के 1540 में युद्ध होता है, कनौज बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध, दो युद्ध होते हैं, जिसमें अफगान शेर खां, जो शेर शाह सूरी नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उन्हें 15 साल तक शासन दिल्ली पर किया था। शेर शाह सूरी ने किया था 1540 से 45 तक, और 45 से लेकर 55 तक उनका पुत्र इस्लाम खां सूर ने शासन किया था। और इसके बाद में सिकंदर शाह सूर शासक बना था। उस समय हुमायूं दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है, अफगानों की शक्ति बिखर जाती है। इसीलिए इनका टाइम पीरियड हम दो भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं तो उनका पूरा नाम हुमायूं का है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और पिता का नाम बाबर है और माता का नाम महाम बेगम, और जन्म 6 मई 1508 ईस्वी में हुआ था, और स्थान वो है काबुल है। मित्रों, इनकी शिक्षा दीक्षा काबुल में हुई, अच्छी हुई थी, और ऐसा भी कहा जाता है कि हुमायूं अपने पिता के साथ में सारे युद्धों में भाग लिया था, सारे युद्ध अभियान में भाग लिया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में होती है। उनके ठीक 4 दिन बाद में यानी हम कह सकते हैं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में। अब क्या होता है मित्रों, इनका मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में होती है, और इनका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 में होता है। क्या होता है कि बाबर का एक विश्वसनीय मित्र होता है, उस समय जो प्रधानमंत्री बोलते थे, जब बाबर बीमार पड़ा था तो सारा मुगल शासक की बागडोर उनके हाथ में थी। उनका नाम था निजामुद्दीन मीर खलीफा। निजामुद्दीन मीर खलीफा नाम का व्यक्ति था, जो बाबर का विश्वसनीय मित्र था, यानी प्रधानमंत्री था बाबर का। और ये नहीं चाहता था कि यहाँ शासक बने वो बाबर के बाद में उत्तराधिकारी बने वो हुमायूं बने, ये नहीं चाहता था कभी। और क्या हुआ कि ये चाहता था कि बाबर का बेनोई जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा, बाबर के बेनोई मेहंदी ख्वाजा को यह उत्तराधिकारी बनाना था बाबर का। क्योंकि हुमायूं को यह योग्य नहीं मानता था, इसीलिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, और आखिर में 30 दिसंबर 1530 में दिल्ली का शासक बना था हुमायूं बना था। मित्रों, बाबर जीत
था उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा उत्तराधिकारी मेरा ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं शासक बनेगा। और ये भी बात हुमायूं को बोली थी कि अपने भाइयों को राज्य का बंटवारा करना, यानी अलग अलग क्षेत्र अपने भाइयों को दे देना। ये बात भी हुमायूं को बाबर ने कही थी। हाँ, 30 दिसंबर 1530 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। मित्रों, जब हुमायूं 12 वर्ष का था उस समय ये बदखसा क्षेत्र का सूबेदार बना था। और 23 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली बादशाह बना था। ये भी दोनों बातें इंपोर्टेंट है। हाँ, अब हम बात करते हैं परिचय के संबंधित में। हुमायूं के 3 भाई थे और 1 बहन थी। अगर हम बात करते हैं इनके 3 भाई कौन कौन से, तो कामरान, अस्करी और हिंदाल। मित्रों, ये 3 भाई थे हुमायूं के, और 1 बहन का नाम है गुलबदन बेगम। कामरान अस्करी की माता का नाम था गुलरुख बेगम, और हिंदाल की माता का नाम था दिलदार बेगम। और मैंने गुलबदन बेगम का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि बहन थी, और इनके संबंधी में सवाल बनता है। आपने पुस्तक का नाम सुना होगा, ग्रंथ का नाम सुना होगा, हुमायूं नामा साहित्य स्रोत लिखने का काम गुलबदन बेगम ने किया था, जो हुमायूं की बहन थी। इंपोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं जब हुमायूं दिल्ली का शासक बना था, उसके सामने प्रारंभिक चुनौतियां कौन कौन सी थी वो पढ़ते हैं। मित्रों, हुमायूं जब दिल्ली का शासक बना था उस समय इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती साम्राज्य का विभाजन कर लेना। सबसे बड़ी चुनौती थी साम्राज्य का विभाजन। यह सबसे बड़ी चुनौती थी। मित्रों, क्या हुआ कि हुमायूं जब दिल्ली का शासक बना था तो दिल्ली, आगरा, पंजाब, हरियाणा, ये तो क्षेत्र तो हुमायूं अपने पास में रखा था। और हुमायूं का छोटा भाई जिसका नाम था कामरान को दिया था काबुल व कंधार। ये 2 क्षेत्र दिए गए थे। किसको? कामरान को। ये क्षेत्र कहां है? अफगानिस्तान में। और काबुल, ये जहां पर बाबर ने शुरुआत में अपना राज्य शुरुआत किया था। और दूसरा उनका भाई था अस्करी, और इनको कौन सा दिया गया था? संबलपुर। ये कहां है? यूपी में। मित्रों, और तीसरा इनका भाई है, उसका नाम है हिंदाल, और हिंदाल को दिया गया था मित्रों मेवात क्षेत्र। लेकिन बाबर के कहने के अनुसार ये काम उन्होंने किया था, लेकिन हुमायूं स्वयं भी बड़ा उदार दिल का व्यक्ति था। उन्होंने अपने एक सचेरे भाई जिसका नाम था सुलेमान मिर्जा को भी एक क्षेत्र दिया था। इसका नाम था बदखसा क्षेत्र था, जो शुरुआत में हुमायूं कभी सूबेदार हुआ करता था। वो क्षेत्र दिया गया था अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को। ये चचेरा भाई था मित्रों, इसको ये क्षेत्र दिया गया था। ठीक है। अब क्या होता है कि ये क्षेत्र देने से हुमायूं को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि कोई बड़ा राज्य होता है, उनका विभाजन कर दिया जाता है, तो फिर क्या कि राज्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। चाहे रासायनिक शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति, किसी के हिसाब से देखे तो कमजोर जाता है। अब क्या होता है, ये 2 भाई हैं जो इनके साथ में हुमायूं की बिल्कुल नहीं बैठती थी। ये हुमायूं के पीछे बड़े हुए थे हाथ होके। ये तो फिर भी इनका ठीक था, लेकिन इनके तो बिल्कुल, ये तो कहीं भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। और एक बार इन्होंने भी अपने आप को खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया गया था।
और आगरा में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया गया। हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। पहली चुनौती इनके सामने ये थी मित्रों। दूसरी, बाबर की विरासत। बाबर की विरासत, बाबर की विरासत को संभालना हुमायूं के ये भी कंधों पर भार था, क्योंकि अब अभी तक क्या हुआ कि बाबर भारत में शासन 1526 से लेकर 1530 तक करता है मित्रों। अभी ये 60 साल शासन करके बाबर की मृत्यु हो जाती है। अभी भी भारत में एक स्थायी रूप से शासन मुगलों का अभी भी सेट नहीं हुआ है, तो इनको भी सेट करना ये काम भी हुमायूं का था। अब क्या होता है, इनको राज्य को संभालना और अपने आसपास की शक्ति थी, जो सैन्य शक्ति अफगान थे, उनको भी उनकी शक्ति कमजोर करना, ये भी काम हुमायूं के हाथ में था। अब क्या होता है, दूसरी चुनौती उनके पास में थी अफगानों की बढ़ती शक्ति को रोकना, बढ़ती शक्ति को रोकना, यह भी इनके सामने चुनौती थी। और चौथा कारण है, वो इंपोर्टेंट कारण है मित्रों, आपको मालूम होगा हुमायूं का व्यक्तित्व। हुमायूं सब अभियानों में भाग लिया था बाबर के, लेकिन फिर भी इनको एक राज किस प्रकार से चलाना, शासन के द्वारा चलाना, और इनके बारे में इतना ज्यादा अनुभव नहीं था। ये एक ज्योतिष से विश्वास वाला व्यक्ति था। 7 दिन शहर में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनना और अपना किस्मत को आजमाना, ऐसा ये इस प्रकार व्यक्ति था। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक राज्य को संभालना, इनके शासन किस प्रकार करना, और ये जहां भी युद्ध करता है वहां भी संधि कर लेता है। ये संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं करता है, युद्ध या तो करता ही नहीं है, करता तो संधि कर लेता है, पैसे लेकर वापस आ जाता है। ये इनकी बहुत सारी समस्याएं थी हुमायूं की। आइए अपने जीवन में हुमायूं ने कौन से युद्ध अभियान किए, कितने युद्ध किए, सारी बात डिटेल से पढ़ते हैं। ये उनके सामने मुख्य चुनौतियां थी। अब हम पढ़ते हैं हुमायूं ने सैन्य अभियान, जो हम एक एक करके सीरियल वाइज पढ़ते हैं, ताकि परीक्षा में कई बार प्रश्न आते हैं, वो सीरियल वाइज परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1531 में 30 में शासक ये बनता है दिल्ली का, और 31 से पहला अभियान चलाता है ये कलिंजर पर आक्रमण। मित्रों ये पहला आक्रमण है इसका। और यहां का शासक कौन है, यहां का शासक है प्रताप रुद्र देव, ये यहां का शासक है। और यह आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि प्रताप रुद्र देव के संबंध थे वो अफगानों के साथ अच्छे संबंध थे, और इसीलिए सबसे पहले यहां पर आक्रमण करता है और यहां को जीत लेता है और यहां अधिकार कर लेता है। ये इनका पहला आक्रमण है मित्रों 1531 में। अब दूसरा आक्रमण करता है मित्रों ये 1532 ईस्वी में, और ये आक्रमण कहां करता है, ये आक्रमण करता है बिहार क्षेत्र में। आपने पढ़ा होगा घाघरा का युद्ध, बाबर, अपने पहले वीडियो पढ़ा था, बाबर का अंतिम आक्रमण घाघरा का 1529 में, और वहां पर शासक था उस समय मोहम्मद लोदी, और यहां पर भी मोहम्मद लोदी है, यहां आक्रमण करता है। लेकिन उस समय संधि होती है, लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद में वे लोग अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ा रहे हैं, इसी कारण यहां पर आक्रमण करता है हुमायूं, और ये करता है 1532 ईस्वी में। युद्ध का नाम क्या है, दोरई का युद्ध, दोहरे युद्ध कहते हैं, दोहरे का युद्ध कहते हैं। ये हुआ 1532 ईस्वी में, और किसके मध्य होता है मित्रों, ये मोहम्मद लोदी। ये कौन है मोहम्मद लोदी, ये मित्रों इब्राहिम लोदी का भाई है, इब्राहिम लोदी का भाई, जो दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक है, इनका भाई है। और इनका संघर्ष किससे होता है, इनका संघर्ष होता है हुमायूं से। और अब क्या होता है, अब इनकी सहायता कौन करता है मित्रों, शेर खां इनकी सहायता गुप्त रूप से कर रहा है। ये अफगान है। और अब क्या होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है, और ये मोहम्मद लोदी सूरवीरता से लड़ता है, लेकिन युद्ध को जीतता नहीं है, युद्ध हार जाता है, और युद्ध में जीत होती है हुमायूं की। ये उनकी दूसरी जीत है हुमायूं की। ये दूसरा आक्रमण है हुमायूं का। तीसरा मित्रों 1532 ईस्वी में ही ये तीसरा आक्रमण करता है। कहां पर करता है, सुनारगढ़ किले पर, सुनारगढ़ के किले पर ये तीसरा आक्रमण करता है। और यहां क्या होता है, यहां का शासक कौन है,
यहाँ का मित्रों शासक है शेर खां। शेर खां कौन? वही शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वही शेर खां यह शासन करता है। और अब शेर खां और हुमायूं के मध्य सेना एक दूसरे के आमने सामने होती है, लेकिन लंबे समय पर घेरे के बाद में शेर खां बड़ा समझदार निकला और इससे कर लेता है संधि। और ये इतिहासकार कहते हैं कि ये हुमायूं की भूल थी। हुमायूं 3-4 गलतियां करता है अपने जीवन में, और एक तो भाइयों का साम्राज्य का विभाजन कर देना, और यहाँ जहां भी युद्ध करता है, यहाँ संधि जो बड़े बड़े युद्ध करता है वहां संधि कर देता है। अब अगर उस समय युद्ध कर लेता हुमायूं यहाँ आक्रमण कर देता तो शायद यह दिक्कत नहीं आती कि भारत को छोड़ के सिंध जाना पड़ता हुमायूं को। लेकिन यह क्या होता है, संधि हो जाती है। यह शेर खां उस समय हुमायूं से कमजोर था, हुमायूं की सैन्य शक्ति उस समय अच्छी थी, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनके साथ संधि कर ली और ये संधि के खुश हो गया था और इनको 10 लाख रुपए दिए थे शेर खां ने। और ये संधि करके 10 लाख रुपए लेकर लंबे समय घेरा डाल के रखा था, युद्ध नहीं किया था, दोनों की सेना अपने सामने पड़ी रही और उसके बाद में 10 लाख रुपए लेकर संधि कर ली और वापस आ गया। ठीक है, ये इनका तीसरा आक्रमण 1532 ईस्वी में सुनागढ़ पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनका तीसरा आक्रमण। तीसरे आक्रमण के बाद आता है मित्रों चौथा आक्रमण, और चौथा आक्रमण बहुत इंपोर्टेंट आक्रमण है। आपको पता होगा गुजरात और मालवा। गुजरात और मालवा। अब क्या होता है कि चौथा आक्रमण मित्रों यह अभियान चलाता है 1535-36 ईस्वी में, 1 साल तक अभियान चलाता है। और यहां आक्रमण कहां करता है, ये गुजरात व मालवा। और यहां का शासक कौन है, बहादुर शाह। ये यहां का शासक है। उस समय इस सत्र शक्तिशाली था और इसी शक्ति को बढ़ते हुए देखकर हुमायूं ने यहां पर आक्रमण करता है। और यहां पर 1535 से 36 तक 1 साल अभियान चलाता। हुआ क्या, यहां सिस्टम यह हुआ कि 1535 में इस बंदे ने आक्रमण किया था मित्रों चित्तौड़ पर। चित्तौड़ के शासक थे राणा सांगा, लेकिन खानवा का युद्ध के पराजित होने के बाद में कुछ सरदारों ने विष दे दिया था राणा सांगा को, और राणा सांगा की हो जाती है मृत्यु। उसका एक बेटा, उसका नाम था विक्रमादित्य। बेटे तो उनके 3-4 थे, लेकिन एक बेटा जो सबसे छोटा था उस समय अलग वैसे था, इसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उस समय शासक था, लेकिन वो अलग वैसे था, छोटा था। और इस कारण इनका चित्तौड़गढ़ की बागडोर संभाल रही थी उनकी माता राणा सांगा की पत्नी, जिसका नाम था कर्मावती। और कर्मावती पर आक्रमण किया था बहादुर शाह ने 1535 में। क्या हुआ, अब जैसे ही आक्रमण यहां करता है चित्तौड़ पर, और रानी कर्मावती हुमायूं को एक संदेश भेजती है। वो कहती है कि आप मेरे भाई हो, और राखी भेजती है और मेरी सहायता करें, मेरे ऊपर मालवा और गुजरात के शासक बहादुर शाह आक्रमण कर रहे हैं, इनकी शक्ति को रोकने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ये भी एक संदेश भेजता है किसके पास, हुमायूं के पास। क्या कहता है कि हमने गैर मुसलमानों के ऊपर जिहाद छेड़ा है और आप मेरी सहायता करें, ना कि उनकी सहायता करें। और इस कारण हुमायूं रुक गया। हुमायूं अब आप इस बात का निर्णय ले, अब किसकी सहायता करें, बहन की करें या फिर इनकी करें, बहादुर शाह की करें। फिर क्या हुआ कि ये तो रुक गया था और ये इसने आक्रमण कर दिया यहां पर और जीत गया। अब क्या हुआ कि यहां जीतने के बाद में अब ये वापस जा रहा था। उस समय एमपी में एक चतर, इसका नाम है मंदचौर, और यहां पर आक्रमण होता है हुमायूं और बहादुर शाह की सेना के मध्य। और यहां पर बहादुर शाह को पराजित कौन करता है, हुमायूं। फिर क्या होता है, मंदसौर जीतने के बाद हुमायूं बढ़ता है मांडू। मांडू का किला प्रसिद्ध था उस समय, और जो मालवा की राजधानी थी, और मांडू को किले को जीत लेता है। फिर क्या, ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए चंपानेर पर भी किले को जीत लेता है, और यहां पर खूब सारा धन मिलता है, खजाना मिलता है बहादुर शाह का। उसके बाद में ये बंदा आगे बढ़ता है हुमायूं, और अहमदाबाद को भी अधिकार कर लेता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि मंदसौर से मांडू, मांडू से चंपानेर, चंपानेर से अहमदाबाद तक हुमायूं अधिकार कर लेता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ 1 साल तक इनका अधिकार रहता है हुमायूं का, और 1 साल के बाद में वापस बहादुर शाह का अधिकार हो जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जनता का हुमायूं को सहयोग नहीं मिलता है।
क्योंकि कुछ लोगों पर हुमायूं ने अत्याचार किए थे, इसीलिए इनका सहयोग नहीं मिलता है और वापस हुमायूं चला जाता है और यहाँ अधिकार होता है बहादुर शाह का। 1 साल सैन्य अभियान करता है लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 1538 ईस्वी में अब और हुमायूं अधिकार करता है, आक्रमण करता है सुनारगढ़ किले पर, पुनः अधिकार आक्रमण करता है और इस किले को जीत लेता है, इसको जीत लेता है। और अब होता क्या है कि इस किले पर 1538 में आक्रमण करता है, जीत लेता है, लेकिन उनके पास में एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या कि जैसे ही इस किले को जीतना और एक संदेश आता है, कहां से, दिल्ली आगरा से, कि आपका भाई हिंदाल है वो आगरा में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है और हुमायूं के कुछ विश्वासी मित्र थे उनको मौत के घाट उतार के ये हिंदाल अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है आगरा में। जब ये सूचना मिलती है तो वापस दिल्ली की ओर बढ़ता है, बंगाल अधिकार करता है, बंगाल के बाद दिल्ली की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, अब 2 लड़ाइयां लड़ती है विशेष यहां पहुंचने से पहली लड़ी 1539 में जून का माह था, जून का महीना था। 1539 में जैसे यहां से वापस किले को जीत दिल्ली की ओर जा रहा था और शेर खां इंतजार कर रहा था, शेर खां इंतजार कर रहा कि कैसे वापस आए और युद्ध के लिए तैयार है, और शेर खां तैयार था। और बिहार के पास गंगा नदी है और गंगा नदी बिहार के पास से निकलती, गंगा नदी की एक साइड नदी, उसका नाम है करमनासा नदी के पास में एक लड़ाई लड़ते हैं शेर खां और हुमायूं। वो लड़ाई का नाम क्या है, चौचा का युद्ध। ये कब होता है, जून 1539 में। और इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं हार जाता है और शेर खां की विजय होते हैं शेर खां, और शेर खां अब शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं, शेर शाह की उपाधि धारण करते हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछते हैं, शेर शाह की उपाधि धारण कब की थी, ये सोचा की लड़ाई में जून 1539 में ये उपाधि धारण की, वो जीतने के बाद में। लेकिन होता क्या है, अब हुमायूं घोड़े सहित एक करमनासा नदी में कूद जाता है और एक मशवरा जिसका नाम है निजाम भिश्ती नामक मशवरे ने इनकी जान बचाई थी हुमायूं की, और नदी से बाहर निकाला और ये दिल्ली की ओर बढ़ा। ठीक है, अब क्या होता है, 1 साल बाद मित्रों एक और आक्रमण होता है 1540 में, लगभग 10-11 महीनों के बाद 1540 में एक और युद्ध होता है जिसका नाम है कन्नौज का युद्ध, जिसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। 2 नाम है इनके, याद रखना। अब ये होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और युद्ध कब होता है, ये होता है मई 1540 में। वह क्या है कि चौचा की युद्ध में भी ऐसा ही होता है कि जैसे बारिश का इंतजार कर रहा था शेर खां बारिश हुई थी और रातों रात हुमायूं पर आक्रमण कर देता है और हुमायूं की सेना में भगदड़ मच जाती है और हार जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि अब 1540 में ये युद्ध होता है, और जो मई 1540 में कन्नौज और बेलगाम का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है कि हार होने का मेन कारण हुमायूं के भाइयों का कोई सहयोग नहीं मिलता है, और अब ये युद्ध करता है 1540 में, और इस युद्ध में हुमायूं पूरी तरह से हार जाता है, और ये हार के अपने प्राण बचाने के लिए सिंध की ओर भागता है, भारत छोड़ के भारत के पश्चिमी ओर सिंध की ओर भाग जाता है ये, और भारत को छोड़ना पड़ता है, और शेर शाह सूरी को दिल्ली और आगरा की सत्ता मिलती है। एक समय यही है, वो भारत से मुगल संपूर्ण रूप से खदेड़ दिए गए थे, और शेर शाह को एक खुले आसमान की तरह दिल्ली आगरा की सत्ता प्राप्त हो गई थी। ये सिंध की तरफ भाग गया था। ये इनका अंतिम युद्ध था हुमायूं का, जो सत्ता से पहले। अब ये वापस आएगा। अब क्या होता है मित्रों, अब हम पढ़ते हैं कुछ शेर शाह के बारे में, जो अगले वीडियो में पूरा शेर शाह पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें इंपोर्टेंट है।
ये शेरशाह सूरी। ये क्या होता है मित्रों, ये 1540 से लेकर 45 तक शासन करता है, ठीक है। और इनके बाद में इसका पुत्र का नाम है इस्लाम शाह सूरी, और ये 1545 से लेकर 1555 तक शासन करता है। फिर क्या होता है कि सूरी वंश 3 भागों में बढ़ जाता है, दिल्ली और बिहार और बंगाल। क्या होता है कि यहां पर बैठता है सिकंदर शाह सूरी। अरे सभी अब राजा बनने के लिए बहुत सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है, बहुत सारे अफगानों में भगदड़ मच जाती है। और यहां पर आदिल शाह सूर और यहां पर मोहम्मद शाह सूरी 3 भागों में बढ़ता है। और इस मौके का फायदा वापस 1555 में हिमायू उठाता है और वापस भारत की ओर प्रस्थान करता है। वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 1540 से लेकर 1555 के बीच में हुमायूं ने कौन कौन से काम किए। एक शादी की है, अकबर उसका पुत्र होता है अकबर, वो किससे की थी और उनके भाइयों के साथ में उसने क्या क्या किया, और फिर भारत की ओर प्रस्थान कैसे किया, उनका किस राजा ने उनका सहयोग किया, ये सारी बात हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।